नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया के एक्सपोर्ट पर लगाए गए 25% टैरिफ हाइक के तुरंत बाद जिस सबसे बड़ी डिफेंस डील पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ी है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसका असर सिर्फ एक डिफेंस डील तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक टाइप पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। यह फैसला है इंडियन नेवी के लिए बोइंग के 6 एडिशनल P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट को पॉज करने का, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है डोनाल्ड ट्रंप का ये अनाउंसमेंट कि अब 7 अगस्त 2025 से इंडिया के एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ लगेगा। ये डिसीजन एक तरह का इकोनॉमिक झटका था जो इंडिया को ट्रेड के मामले में एक टफ पोजीशन पे ले आता है, जबकि डिफेंस और ट्रेड दोनों अलग अलग डोमेन्स है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये दोनों कभी कभी ओवरलैप करती है और ये इंसिडेंट उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये इंडियन नेवी के लिए कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है। P-8I बोइंग का एक मैरीटाइम सर्वेलांस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनाया गया एयरक्राफ्ट है जो यूएस नेवी के P-8A वेरिएंट पर बेस्ड है। 2009 में इंडिया ने पहला ऑर्डर दिया था 8 एयरक्राफ्ट का, जिसका कॉस्ट अराउंड $2.1 बिलियन था। उसके बाद 2016 में 4 और एयरक्राफ्ट का फॉलो अप ऑर्डर हुआ और अब तक टोटल 12 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के पास है। इन एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल इफिशिएंसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है ये लोग 40,000 से ज्यादा की फ्लाइट आवर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशियन रीजन तक में एक्टिव चाइनीज सबमरीन को मॉनिटर करना इंक्लूड है। नेवी का लॉन्ग टर्म विजन ये था कि टोटल 18 एयरक्राफ्ट फ्लीट हो, जिससे कि अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक एक अनइंटरप्टेड सर्विलेंस नेट बनाया जा सके। इस विजन को पूरा करने के लिए नेवी ने कुछ महीने पहले एक फॉर्मल लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा था यूएस को 6 और एयरक्राफ्ट के लिए। ये डील फॉरेन मिलिट्री सेल के थ्रू प्रोसेस में थी और इनिशियल एस्टिमेटेड के मुताबिक इसका कॉस्ट अप्रोक्स $2.4 बिलियन उम्मीद था, लेकिन इन्फ्लेशन, लेबर कॉस्ट और सप्लाई चेन इशू के चलते ये डील 2025 तक आते आते $3.6 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि एक 50% हाइक था पहले के कंपैरिजन में। मतलब हर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट अराउंड $600 मिलियन तक पहुंच गई, जो रक्षा मंत्रालय के लिए एक सीरियस फिजिकल कंसिडरेशन बन गया। लेकिन फिर हुआ जो किसी ने उम्मीद नहीं किया था। अगस्त के स्टार्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इकोनॉमिक पॉलिसी डिक्लेयर की जिसमें इंडियन एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाया गया। ये टैरिफ एकदम से इंडियन नेवी के लिए फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक दोनों एंगल से प्रेशर बन गया। टैरिफ सिर्फ ट्रेड को ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को भी डैमेज करता है, और इसी बैकग्राउंड में 3 अगस्त 2025 को डिफेंस सोर्सेस ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने बोइंग के P-8I एयरक्राफ्ट का डील टेम्पोररी होल्ड कर दिया है। ऑफिशियली कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन अब यह प्रोक्योरमेंट इनडेफिनेट रिव्यू में चला गया है। गवर्नमेंट ने यह सिग्नल दिया है कि जब तक टैरिफ का मुद्दा रिजॉल्व नहीं होता तब तक इस तरह के सेंसिटिव डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिकंसीडर किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने यह डिसीजन क्यों लिया? क्या सिर्फ टैरिफ इसका रीजन है या कुछ और भी? तो सच्चाई ये है कि यह डिसीजन मल्टीपल फैक्टर का रिजल्ट है। सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। 30,000 करोड़ से ऊपर का फाइनेंशियल बर्डन एक सिंगल प्लेटफॉर्म के लिए जस्टिफाई करना मुश्किल होता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय ने अभी 67,000 करोड़ के डिफेंस अप्रूवल क्लियर किया है, जिसमें मेल ड्रोन्स, ब्रह्मोस मिसाइल और इन्फेंट्री के लिए नाइट साइट जैसे आइटम्स इंक्लूड है। दूसरा मेजर फैक्टर है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। इंडिया ने P-8I एयरक्राफ्ट डील को पॉज करके एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया है कि हम अपनी डिफेंस या सिक्योरिटी डिसीजन किसी भी फॉरेन इकोनॉमिक प्रेशर के इन्फ्लुएंस में नहीं लेते। अगर यूएस ने एक तरफ से इंडिया के एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ लगा दिया और इंडिया ने तुरंत बाद उनसे $multi-billion डिफेंस डील साइन कर ली, तो ये दुनिया को ये सिग्नल देता है कि इंडिया इकोनॉमिक प्रेशर के सामने झुक गया। इसलिए डील को पॉज करके इंडिया ने यह क्लियरली दिखाया कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। इसका एक और मायने है डिप्लोमेटिक रिमाइंडर देना। इंडिया ने यूएस को ये इनडायरेक्टली याद दिलाया है कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे तो फिर आपको भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी को ध्यान में रखना होगा। सिर्फ डिफेंस या टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन इंडेक्स एक्स और ICET जैसे इनिशिएटिव चलाने से पार्टनरशिप नहीं चलेगी जब तक आप ट्रेड पॉलिसी में भी कोऑपरेशन नहीं दिखाते। अगर यूएस सिर्फ अपने इकोनॉमिक थ्रेट को फोर्सफुली थोपता रहा तो फिर इस पार्टनरशिप में ट्रस्ट और कोऑपरेशन दोनों वीक हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत और इंडिजिनाइजेशन का विजन। इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम लगातार मैच्योर हो रहा है। HL और DRDO जैसे इंस्टीट्यूशन NASMMR इंडिजिनस ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम डेवलप कर रही है। अगर एक हाई एंड इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म का कॉस्ट 50% बढ़ जाए तो नेचुरली अटेंशन इंडिजिनस सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होता है। DRDO का मल्टी रोल UAV प्रोग्राम और NASMMR मिसाइल नेवी के फ्यूचर सर्विलांस आर्किटेक्चर का पार्ट बन सकता है। इनका कॉस्ट भी रिलेटिवली लो होगा और लॉन्ग टर्म निर्भरता से छुटकारा भी मिलेगा। अगर हम इंडियन नेवी के ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो नए P-8I एयरक्राफ्ट की जरूरत अभी भी उतनी ही क्रिटिकल है जितनी पहले थी।
इसका रीजन सिंपल है, इंडियन ओशियन रीजन में चाइनीज नेवी के सबमरीन का प्रेजेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और उन्हें ट्रैक करना इंडियन नेवी के लिए एक हाई प्रायोरिटी टास्क बन चुका है। ऐसे मिशन के लिए P-8I जैसे लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट सबसे इफेक्टिव टूल है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ इनेमी सबमरीन को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है बल्कि उन्हें इंगेज भी कर सकता है। लेकिन अगर नए एयरक्राफ्ट का इंडक्शन अभी डिले होता है तो नेवी के पास कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे जिनके थ्रू वो अपनी सर्विलांस कैपेबिलिटी को सस्टेन रख सकती है। सबसे पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि मौजूदा फ्लीट की ऑपरेशनल टेम्पो बढ़ाई जाए, मतलब उनकी फ्लाइंग आवर्स और मिशन फ्रीक्वेंसी को एनहेंस किया जाए ताकि कम रिसोर्स के साथ ज्यादा एरिया कवर किया जा सके। इसके लिए एयरक्राफ्ट का रेगुलर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और ऑन बोर्ड सेंसर का मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है। इंडियन नेवी इस पर पहले से काम कर रही है और बोइंग के कोलैबोरेशन से इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करके 2028 से 30 तक उनकी टेक्टिकल रिलेवेंस बनाए रखने की प्लानिंग चल रही है। साथ ही क्रू ट्रेनिंग और शॉर्टेज प्लानिंग को भी स्ट्रीमलाइन करना होगा ताकि फटीग और एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी का इशू मैनेज हो सके। दूसरा मेजर अप्रोच है अनमेंडेड सिस्टम का इंटीग्रेशन, जिसमें नेवी के MQ-9B सी गार्डियन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ड्रोन एक बार में एयर में जाने के बाद 30 से ज्यादा घंटे तक कंटिन्यूअस सर्विलांस रख सकती है और रियल टाइम वीडियो, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर इन ड्रोन्स को P-8I एयरक्राफ्ट के साथ नेटवर्क किया जाए तो एक लेयर्ड ISR सिस्टम डेवलप हो जाता है जिसमें ड्रोन्स वाइड एरिया कवरेज देता है और P-8I प्रिसीजन टारगेटिंग और इंगेजमेंट का काम करता है। इसके अलावा इंडियन नेवी कोस्टल रेडार चेन, सोनार एरे और मैरीटाइम हेलीकॉप्टर का भी इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकती है। कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क ऑलरेडी एक्टिव है जो सरफेस वेसल की ट्रैकिंग करता है और अंडर वाटर थ्रेट डिटेक्शन के लिए नेवी पैसिव सोनार बॉयज और सी बेड सेंसर का भी डिप्लॉयमेंट कर रही है। MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर भी ASW कैपेबिलिटी रखती है और लिमिटेड रेंज में सबमरीन डिटेक्शन और ट्रैकिंग में हेल्प करती है। जब तक नए फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट इंडक्ट नहीं होते तब तक ये सब सिस्टम एक कंबाइंड नेटवर्क के थ्रू सिचुएशन अवेयरनेस बनाए रखने में काम कर सकती है। ऑपरेशनल प्लानिंग का एक और इसेंशियल एंगल है थ्रेट प्रियोरिटाइजेशन। पूरी इंडियन ओशन रीजन को बराबर पेट्रोल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए नेवी को चेक पॉइंट जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अंडमान सी और गल्फ ऑफ अडेन जैसी जगहों पर ज्यादा फोकस करना होता है जहां चाइनीज सबमरीन के पैसेज की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। ये टारगेटेड सर्विलांस अप्रोच लिमिटेड असेट के इफेक्टिव यूज का बेस्ट एग्जांपल है। तो जब हम कहते हैं कि नए P-8I एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट पॉज पे गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन नेवी के ऑपरेशन रुक गए हैं। ड्रोन्स और इंडिजिनस सॉल्यूशन को इंटीग्रेट किया जा रहा है। फाइनेंशियली भी ये पॉज रक्षा मंत्रालय के लिए एक ब्रेथर जैसा काम करेगा। जब 67,000 करोड़ के मल्टीपल प्रोक्योरमेंट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है तब 30,000 करोड़ और एलोकेट करना, वो भी एक ही वेंडर और प्लेटफॉर्म के लिए, शायद रेशनल नहीं होता। अगले कुछ महीने क्रिटिकल होंगे। अगर यूएस ने टैरिफ रिलीफ किया या कोई ट्रेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ तो हो सकता है कि डील फिर से रिवाइव हो। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इंडिया फुल एयरक्राफ्ट की जगह 3 से 4 एयरक्राफ्ट का पार्शियल ऑर्डर ले, जिससे कि स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी भी मेंटेन हो और कॉस्ट भी मैनेजेबल रहे। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि इंडिया अब मल्टी प्लेटफॉर्म अप्रोच ले, जिसमें इंडिजिनस UAV, मैरीटाइम हेलीकॉप्टर और कोस्टल रेडार नेटवर्क का कॉम्बिनेशन बना के सर्वेलांस कैपेबिलिटी को बिल्ड किया जाए। तो कंक्लूजन ये कि ये पॉज एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। इंडिया ने दिखाया कि इकोनॉमिक कोएर्जन के सामने हम अपने डिफेंस प्लान कंप्रोमिस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खत्म हो गई है, लेकिन इस पार्टनरशिप का फ्यूचर अब ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे डिपेंड करेगा। यूएस के लिए ये एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर वो चाहता है कि इंडिया उनका रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे तो ट्रेड और डिफेंस कॉपरेशन को सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा। और इंडिया के लिए ये एक रिमाइंडर है कि हमेशा बैकअप प्लान्स लेके चलना चाहिए, ताकि जब कभी ग्लोबल पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो तब भी हमारी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग बना रहे। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर